नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज दूसरा दिन का वीडियो है, यानी कि सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, प्राचीन काल में भूमि का इतिहास क्या रहा, कैसे भूमि का मापन होता था, भूमि के क्या क्या प्रकार थे। हमने गुप्त काल तक की बात की थी। आज हम बात करेंगे मध्यकाल, यानी प्राचीन काल के बाद और अंग्रेजों के आने के पहले। अब इस मध्यकाल में मुख्य रूप से दो प्रकार से शासन रहा है, एक सल्तनत काल का और एक मुगल काल का। तो सल्तनत काल और मुगल काल हमारे ज़मीन के रिकॉर्ड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है, खासकर मुगल काल। तो इसी का हम चर्चा करेंगे और आप नोट्स बनाइए, अच्छे से देखिए। मध्यकाल में भूमि व्यवस्था, ये देखिए, ये जो चित्र है ये राजा टोडरमल का है। टोडरमल आप जानते हैं वित्त मंत्री थे अकबर के समय में। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक रत्न थे तो टोडरमल। इन्होंने भी बड़ा काम किया है भूमि पर, इसलिए हमने इनकी फ़ोटो लगाई है। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकाल में भूमि की व्यवस्था क्या रही। भूमि के प्रकार, सबसे पहले हम देखेंगे भूमि के प्रकार। अब आप मध्यकाल को आप पहचान रहे हैं। मध्यकाल का मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी लगभग 1200 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी से लेकर के अंग्रेज़ों के आगमन तक, या यूँ कहें कि मुग़ल काल के समाप्ति तक। वैसे तो मुग़ल काल तो समाप्त हुआ है 1858 में पूरी तरह से, तो चलिए 1858 ही मान लेते हैं। 1858 ईस्वी, इसको हम मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं, मध्यकाल। फिर यहाँ के बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया मुख्य रूप से। जब 1857 की क्रांति विफल हुई तब अंग्रेज़ों ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो भूमि के प्रकार यानी मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, खासकर सल्तनत की। भूमि के प्रकार में राजस्व के आधार पर हम देखेंगे और उपज के आधार पर हम देखेंगे। राजस्व के आधार मतलब टैक्स कैसे लिया जाता था, किस ज़मीन पर किस प्रकार से टैक्स वसूला जाता था, इसके आधार पर ज़मीन के 4 भाग किए गए थे। टैक्स के आधार पर यानी राजस्व, कर के आधार पर। पहला है खालसा भूमि, दूसरा है जागीर भूमि, तीसरा है इक्तादारी व्यवस्था और चौथा है इनाम भूमि। इन चारों के बारे में आप समझिए। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि, उस समय की सरकारी भूमि। उस समय की सरकारी भूमि मतलब आप समझ ही रहे हैं, सरकार क्या थी, सल्तनत काल की सरकार थी, यानी सल्तनत राजा हुआ करते थे, उन्हीं का शासन यानी उन्हीं की सरकार। तो जो ज़मीन सरकारी थी, यानी जिस ज़मीन पर शासक का पूरा नियंत्रण था, उसको बोलते थे खालसा भूमि। उस ज़मीन की जितनी भी उपज होती थी, जितनी भी कमाई होती थी, वो पूरा कोषागार में जाती थी, यानी राजस्व में जाती थी, सरकार शासक के खजाने में जाती थी। तो खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। ये निजी संपत्ति नहीं थी, इसको जो भी जोतता था बोता था वो एक तरह से राजा का क्या होता था, नौकर होता था, पूरी फसल पहुंचाता था राजा के पास। तो इस तरह की भूमि थी खालसा, यानी पूरा का पूरा टैक्स राजा ही लेता था। दूसरी भूमि थी जागीर भूमि, इसको अलग किया गया था खालसा भूमि से। जो जागीरदार थे उस समय, या जो बड़े बड़े लोग थे यूँ कहें, जिनका एक प्रभुत्व था, उनको राजा दान कर देता था कि फला ज़मीन इतनी आप ले लीजिए। तो वो राजा मतलब राजा ने जिस जागीरदार को भूमि दान कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तो वो ज़मीन हो जाती थी जागीर भूमि। अब वहाँ भी जिसको दान की गई है या जिसको गिफ्ट की गई है ज़मीन, जिन जागीरदारों को, वो वहाँ पे खेती करेंगे और खेती का कुछ परसेंट टैक्स के रूप में राजा के पास भेजेंगे। लेकिन वो ज़मीन उनकी स्वयं की अब हो गई। इसके बदले में वो राजा को क्या देते थे, शासक को, इसके बदले में शासक को टैक्स तो देते ही थे, साथ में जिम्मेदारी लेते थे कि राज्य पर अगर कभी आक्रमण होगा तो हम और साथ में हमारी फौज राजा की मदद करेगी। ये आश्वासन मिलता था जागीर भूमि के मालिकों द्वारा। इक्तादारी व्यवस्था थी, इसमें भी एक दान की हुई ज़मीन थी, यानी कि शासक इक्तादारों को भूमि दान करता था। इक्ता व्यवस्था आगे आएगा, हम जिक्र करेंगे। यहाँ भी एक प्रतिष्ठित पद है इक्ता, उनको ज़मीन दान करते थे और ये भी राजा की मदद का आश्वासन देते थे। और तीसरा है इनाम भूमि, ऐसी भूमि जो शासक दान कर देते थे धार्मिक प्रयोजन के लिए, ठीक है, जैसे कि मंदिर के लिए दान कर दिया, या मस्जिद के लिए दान कर दिया, या गुरुद्वारा के लिए दान कर दिया। अब गुरुद्वारा तो उस समय था नहीं,
गुरुद्वारा तो आएगा अकबर के समय आप जिस इस समय अगर देखिए, जहाँ पे अमृतसर है ना, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, तो अमृतसर और संतोष सर 2 तालाब थे। 500 बीघा ज़मीन अकबर ने दान किया था गुरु की बेटी को, बीबी भानी को। वहीं पे पूरा अमृतसर शहर बसाया गया था, वहीं पे मस्जिद स्वर्ण मंदिर बनाई गई है। तो अकबर द्वारा दान की गई ज़मीन, यानी इसको क्या कह सकते हैं, इनाम भूमि। तो ऐसी ही भूमि जो मंदिर के लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए, यानी कि अच्छे कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए दान कर दी जाए, वो इनाम भूमि है। राजा ने इनाम कर दिया। इस पर कोई टैक्स नहीं लेता था, यानी इस पर आप फसल बोइए, कुछ भी करिए, राजा इससे टैक्स नहीं वसूलता था। टैक्स यहाँ से मिलता था उसको। तो इस तरह से राजस्व आधारित 4 प्रकार की ज़मीनें उस समय हुआ करती थी। फिर भूमि के प्रकार में हम देखेंगे कि कृषि उत्पादन पर आधारित, यानी कैसी उत्पादकता है, इसके आधार पर तय होता था ज़मीन का प्रकार। तो एक होती थी नखूदा ज़मीन, एक होती थी सिक्म, और एक होती थी बंजर। नखूदा ज़मीन का मतलब होता है कि उपजाऊ ज़मीन है, ये उपजाऊ भूमि है, और साथ में ये जो भूमि है वो किसान की है, निजी व्यक्ति की ज़मीन, यानी यूं कहें किसान की ज़मीन। यानी इस ज़मीन पे काम करने वाले व्यक्ति स्वतंत्र हैं और उनके नाम से ये ज़मीन है। हाँ, इस ज़मीन से राजा कर वसूल करता है, अलग बात है। लेकिन ये ज़मीन जो नखूदा का मतलब होता है, उस पर राजा का नियंत्रण नहीं है, वो प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन है, किसान की ज़मीन है। सिक्म भूमि एक हुआ करती थी। सिक्म का मतलब क्या होता है? सिक्म का मतलब होता है अस्थायी रूप से बोई जाने वाली ज़मीन। अस्थायी जोत की भूमि। जो नखुदा ज़मीन थी वो उपजाऊ ज़मीन थी, वहाँ नियमित खेती होती थी, हर साल 2-3 उपज होती थी एक साल में, और वो किसान की भूमि थी, एकदम रेगुलर कंटिन्यू में बनी हुई है नखुदा ज़मीन, यानी सबसे उपजाऊ ज़मीन। जो उससे कम उपजाऊ थी वो उस पर कभी कभी खेती होती थी, जैसे बरसात हो गई खेती हो गई, बरसात नहीं हुई, पानी का स्रोत नहीं है, खेती नहीं हुई, या एक फसल बो दिए तो उसकी उत्पादकता फिर घट गई, फिर साल 2 साल वेट किया गया, उसकी उत्पादकता आई, तब फिर से बोई गई। तो इस तरह की जो भूमि का जो विवरण था, जिसको अलग किया गया था इस भूमि को, उसको सिक्म भूमि कहा गया। कभी कभी इस पर खेती होती थी। एक थी बंजर, जो उपजाऊ नहीं थी, यानी अनउपजाऊ थी, जिस पर खेती होती ही नहीं थी, एकदम बंजर थी। आज भी बंजर ज़मीनें हैं। तो बंजर मतलब हो सकता है कि वहाँ रेत हो, या हो सकता है कि कंकड़ीली पथरीली ज़मीन हो, मिट्टी वहाँ की ऐसी हो कि जिसमें अब कोई फसल बोई जाती है तो कीड़े लग जाते हैं। बंजर यानी जहाँ फसल नहीं बोई जाती थी। तो 3 तरह की नखूदा, सिक्म और बंजर भूमि उस प्रकार उस समय हुआ करती थी। अब आते हैं हम मुगल काल, यानी अभी तक हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वो क्या था, सल्तनत काल। मुगल काल में अगर हम आ जाएंगे तो मुगल काल की जो भूमि व्यवस्था थी उसमें हम सबसे पहले देखते हैं जप्ती प्रणाली, फिर हम देखते हैं भूमि का मापन। जप्ती प्रणाली, जप्ती प्रणाली क्या है? जप्ती प्रणाली का मतलब है कि भूमि का आप मापन करिए, भूमि मापन भी इसी में आ जाएगी। भूमि से राजस्व का संग्रह कैसे किया जाएगा, है ना, भूमि के प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ें जप्ती प्रणाली के अंतर्गत आती थी। भूमि का मापन, भूमि मापन दो प्रकार से होता था। एक होता था गज से, गज से मापन करते थे, और एक नापते थे बीघा से। आज भी ये चल रहा है, बोलते ना कितने गज ज़मीन है, यार्ड, कितने गज, कितने बीघा, कितना बिस्सा। तो ये उसी समय हुआ करती थी। गज में नापते थे, बीघा में नापते थे। अब इस गज और बीघा का जो है नापन लंबाई चौड़ाई में कैसे करते थे, तो इसमें होती थी जरीब, और ये जरीब उस समय रस्सी की हुआ करती थी। जरीब, आज भी जरीब चल रही है। जरीब कई प्रकार की हैं हमारे सामने इस समय, शाहजहानी जरीब, गंटरी जरीब, मैट्रिक जरीब, बहुत प्रकार की जरीब है। तो जप्ती प्रणाली और भूमि मापन ये मुगल काल में था। और गुणवत्ता के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे ज़मीन का, मुगल काल में, सल्तनत काल में तो हम देख चुके,
मुगल काल में गुणवत्ता के आधार पर यानी उत्पादन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एक ज़मीन थी पोलज। पोलज जो ज़मीन थी वो सर्वाधिक उपजाऊ थी, यानी यहाँ हमेशा खेती होती थी, हमेशा खेती। ये कैसी ज़मीन थी? बहुत उपजाऊ ज़मीन थी पोलज। एक ज़मीन थी परती। परती का मतलब कि मान लीजिए कि लगभग 1 या 2 वर्ष बाद खेती होती थी। 1 या 2 वर्ष बाद, जैसे बताया ना कम उपजाऊ है, 1 वर्ष हुई फिर उसके बाद उसकी उत्पादकता घट गई, तो फिर उसके 1 साल के बाद यानी कम उपजाऊ की ज़मीन थी ये परती। ठीक है ना, इस साल परती पड़ गया खेत भैया, इस साल हम कुछ बोए थे। आज भी आप देहाती भाषा में सुनते होंगे, आज इस मतलब इस साल हम बोए थे, पिछले साल परती थी हमारी, या पिछले साल बोए थे, इस साल हमारी परती है। तो परती मतलब जैसे सिंचाई की सुविधा नहीं है या कुछ और चीज़ें हैं, तो 1-2 वर्ष गैप करने के बाद जब हम उसमें खेती करते थे तो उस ज़मीन को परती ज़मीन कहा जाता था। एक थी चाचर। चाचर ज़मीन का मतलब जैसे इससे ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए कि 2-3 या फिर 4 वर्ष तक अगर परती रह गई, 4 वर्ष तक परती अगर रह गई ज़मीन, तो उस ज़मीन को चाचर बोल देते थे, यानी कि बहुत कम उपजाऊ है वो, यानी इससे भी कम उपजाऊ है वो। यहाँ पे तो गुंजाइश है कि हो सकता है 1 साल के बाद फिर से बोई जाए, लेकिन यहाँ पर 2 साल, 3 साल, 4-4 साल तक नहीं बोई जाती थी फसल, इसको चाचर बोलते थे। और एक थी बंजर। बंजर की पहचान होती थी कि अगर 5 वर्ष से ज़्यादा समय तक खेती नहीं की गई, 5 वर्ष से ज़्यादा समय तक खेती नहीं की गई, तो उस ज़मीन को बंजर घोषित कर दिया जाता था। तो इस तरह से मुगल काल में 4 प्रकार की ज़मीन हुआ करती थी। अब हम देखते हैं मुगल काल में फसल की उपज का जो रिकॉर्ड वो कैसे रखा जाता था। तो पिछले 10 वर्ष का औसत उपज देखा जाता था। औसत उपज मतलब पिछले 10 वर्ष में उसमें कितनी फसल हुई, कितना कुंटल, कितना मन उसमें हुआ, फिर उससे 10 से भाग करके देख लेते थे कि प्रति वर्ष कितना हो रहा है। तो इसके आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था और 1/3 भाग कर लिया जाता था। जितनी भी फसल होती थी जिस ज़मीन पर, उसका लगभग 33%, 1/3 हिस्सा, यानी कि अगर 3 कुंटल गेहूँ हुआ तो उसमें से 1 कुंटल गेहूँ राज्य के खजाने में जाएगा। ये उस समय की व्यवस्था थी। अब राजस्व वसूली की प्रणाली की अगर हम बात करें तो वही टोडरमल की बात आ जाती है। टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने भूमि में बहुत ही सुधार किया और इन्होंने 3 तरह की प्रणाली लागू की थी: जब्ती प्रणाली, बटाई प्रणाली और नकास प्रणाली। जब्ती प्रणाली क्या थी? जब्ती प्रणाली जो थी वो किसी किसान को जमीन, मतलब ऐसे कह सकते हैं किसान की ज़मीन थी और उस किसान की ज़मीन में राजस्व का निर्धारण हो जाता था और वो किसान उतना राजस्व पहुंचाता था मुगल काल के राजा के पास। ठीक है, उसको जब्ती प्रणाली बोलते थे। एक थी बटाई प्रणाली, यानी ये सरकारी ज़मीन हुआ करती थी और इस ज़मीन को बटाई पे देते थे, यानी कि आधा आधा, जितनी आप बोइए, जितनी फसल होगी उसका आधा राज्य के खजाने में जाएगा और आधा आपके खजाने में जाएगा। जो बड़े बड़े जमींदार थे वो भी बटाई प्रणाली पे देते थे, आधा वो लेते थे और आधा उस ज़मीन पे काम करने वाले लोग लेते थे। आज भी हमारे यहाँ ये प्रथा चलती है। और एक थी नकास प्रणाली, इसमें जो है नकदी कर जो है वो फसल के रूप में लिया जाता था, यानी ऊपर की जो ज़मीनें थी, जितनी भी ज़मीनें थी, जब उसका टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, तो 2 ऑप्शन थे, या तो आप फसल दीजिए या तो आप पैसा दे दीजिए, क्योंकि सिक्के चलते थे उस समय, तो सिक्के दे दीजिए, पैसा, या फिर फसल दे दीजिए। लेकिन जो ज़मीन नकासी की थी, नकासी प्रणाली में, उसमें क्या था कि सिक्का नहीं लिया जाता था, फसल ही ली जाती थी। और ये जो जब्ती प्रणाली है ये उत्तर भारत में लागू थी, उत्तर भारत। और जहाँ जब्ती प्रणाली लागू नहीं थी वहाँ बटाई प्रणाली लागू थी, और जहाँ ये दोनों नहीं थी वहाँ नकासी थी।
किसानों की स्थिति की अगर हम बात करेंगे मध्यकाल, खासकर अकबर के समय में, तो जो किसानों की स्थिति थी वो अच्छी थी लगभग। किसान स्वतंत्र हुआ करते थे, किसानों से जबरन कर नहीं वसूला जाता था, जो देने की स्थिति में होते थे उन्हीं से वसूला जाता था। आप जानते हैं कि जो अकबर है, अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। इन्होंने 1500, जो अकबर हैं ये 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, 1556 में, और 1556 से 1605 तक थे ये। बड़ा लंबा इनका शासन था, कई युद्ध जीते, बड़ा इनका विशाल साम्राज्य था। इनके पहले शेरशाह सूरी हुए, जो दूसरे वंश के थे, जो मुगल काल के हुमायूं को हराए थे। हुमायूं कौन थे? अकबर के पिताजी थे, यानी अकबर के पिताजी को शेरशाह सूरी हरा दिए थे। तो बीच में जो है 39 से लेकर के लगभग 56 तक शेरशाह सूरी का शासन था। और शेरशाह सूरी ने भी बड़ा काम किया था ज़मीन पर, लेकिन उसका शासन बड़ा थोड़े समय का था। फिर वो मर जाता है, कलिंजर के किले में उसकी मौत हो जाती है। फिर शासन करता है 56 से अकबर। हालांकि अकबर बहुत छोटे थे, लेकिन जो जिनका संरक्षण इनको मिला था, जिनका, वो कर रहे थे। फिर ये बड़े होते हैं और उन्हें 1605 तक ये करते हैं। तो इनमें 9 रत्न थे, अकबर के समय में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में सबका अलग अलग विभाग बटा था। तो एक विभाग था वित्त मंत्रालय का, यानी जिसको हम वित्त मंत्री बोल सकते हैं। तो ये वित्त मंत्री का पद मिला था टोडरमल को, टोडरमल। यही टोडरमल ये सारी जो अभी तक हम बताए, जिक्र किए, फसल के प्रकार, भूमि के प्रकार, राजस्व का निर्धारण, ये सब टोडरमल के ही द्वारा किया गया था। फिर मुगल काल चलता है 1858 तक लगभग। फिर अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जो यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन होता है। तो बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन होता है भूमि में। तो अब हम अगले पार्ट में, और आखिरी पार्ट वो हमारा होगा, ब्रिटिश काल की भूमि की पैमाइश कैसे होती थी और ब्रिटिश काल में भूमि के प्रकार कैसे होते थे। फिर उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपना चैप्टर, भारत की आज़ादी के बाद से भूमि विकास की प्रक्रिया।